जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार यूनिट 1 के बाद सीधे यूनिट 4 क्यों। तो देखो, मैंने सोचा कि अगर मैं यूनिट 2 डालूंगा तो यूनिट 2 थोड़ी हार्डर साइड पे है तो लोगों को कम समझ में आएगी कम टाइम में। तो मैंने सोचा क्यों ना यूनिट 4 डाल दे। यूनिट 4 काफी आसान है समझने में, अगर वैसे पढ़ने बैठोगे तो मुश्किल तो है। बट हाँ, मेरे को ये यूनिट सबसे अच्छे से आती है, मैं इसे बहुत आसानी से तुम्हें समझा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया यूनिट 4 को सबसे पहले निकाल देता है यूनिट 2 से। यूनिट 4 के बाद हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 5 की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो। 5100 सब्सक्राइबर हमें गोल अचीव करना है, जो कि मुझे पता है तुम करवा दोगे। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने मेंबर्स ओनली भी बना रखा है, जहाँ पे ये जो नोट्स पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, वो नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर, क्लास वर्क के नोट्स भी मिल जाएंगे, एंड उसके अलावा बुक भी मिल जाएगी। तो ये सब के लिए तुम मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर सकते हो। वो वाला चैनल भी मैंने बना रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म्स का लिंक होगा, उसको भर के तुम मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये वाली यूनिट में देखो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दूं, इस वीडियो में ना बीच में मत जाना। जैसे पहले पहला टॉपिक करके चौथे पे चले गए। देखो, ये सारे जितने भी टॉपिक हैं जो लाइन से आने वाले हैं, वो सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। मतलब पहले का कनेक्शन दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से, इस ऑर्डर में है। तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखना। एंड अभी स्टार्ट करते हैं इसको बिना कुछ देर किए। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। देखो, इसे हम कैसे समझेंगे। तुमने आजकल के फोन्स देखे होंगे, उनमें क्या होता है, 8 GB रैम होती है। लेकिन वो कंपनी ब्रांडिंग कैसे करती है कि हमारे फोन में 12 GB रैम तक जा सकती है, इसको रैम को एक्सटेंड करके। तो वो बेसिकली है क्या, वो वर्चुअल मेमोरी को ही कर रही है। वर्चुअल मेमोरी है क्या, ये कोई मेमोरी नहीं है। तुम्हारे एक लैपटॉप में रैम होगी, ठीक है। एक तो मान लो ये तुम्हारे लैपटॉप की रैम है, ठीक है। सपोज की ये 8 GB की है। अभी तुम्हें पता होगा, कोई भी प्रोग्राम चलना होता है तो उसका जो इंपॉर्टेंट जितना चलने के लिए डेटा है वो इस 8 GB के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे कुछ गेम्स होते हैं, लाइक GTA 5 हो गया, है ना, जो बहुत सारे बड़े गेम्स होते हैं या बड़े सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कि प्रीमियर प्रो हो गया, दा विंची रिजॉल्व हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया। ये सारे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम है। GTA 5 115 GB का गेम, 115 GB का गेम तुम 8 GB में कैसे ला सकते हो। काफी सारे लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा। तो इस केस में क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो तुम्हारी हार्ड डिस्क है, सपोज कि मेरे अगर लैपटॉप में 1 TB की हार्ड डिस्क है, राइट, या फिर 512 GB की SSD है, तो हमारा लैपटॉप क्या करता है या फिर हमारी विंडोज क्या करती है, उस 512 GB में से या 1 TB में से कुछ मेमोरी जो है वो अलॉट कर देती है इस प्रोग्राम के लिए, है ना। रैम में तो डेटा रहता ही रहता है, लेकिन जो डेटा अभी यूज नहीं हो रहा है लेकिन वो प्रोग्राम का है। सपोज कि मैं GTA 5 में एक सिटी के अंदर हूँ, ठीक है, लॉस सेंटोस के अंदर हूँ। अभी जिस सिटी में मैं घूम रहा हूँ उस सिटी का डेटा रैम को हाल ही में चाहिए, क्योंकि मैं उस सिटी में अभी घूम रहा हूँ, एंड रैम को वो डेटा कंसिस्टेंटली चाहिए। अब मान लो कोई सिटी है बहुत दूर, है ना, उस सिटी का डेटा अभी रैम को नहीं चाहिए, बट हाँ अगर मैं बाद में उस सिटी में जाता हूँ तो उस जगह का डेटा रैम को चाहिए, तो वो क्या करेगी, हार्ड डिस्क में से इसमें मंगा लेगी। एंड उसके बाद यहाँ से वो मेरे को मिल जाएगा, एंड मेरा जो गेम है वो स्मूथली चलता रहेगा। तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यही है, जब रैम फुल हो जाए तुम्हारी या फिर रैम का साइज कम रह जाए, तो रैम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तुम्हारा जो सेकेंडरी मेमोरी है, लाइक हार्ड डिस्क हो गई, SSD हो गई, उसमें से कुछ जो है जीबी ले लेती है एंड उसे एज अ मेमोरी एलोकेट कर देती है, जिसमें तुम्हारा जो प्रोग्राम का डेटा है वो रहता है। आई होप तुम ये लोग ये समझ गए होगे कॉन्सेप्ट। एक बार पढ़ लेते हैं। जब सिस्टम अपने फिजिकल मेमोरी रैम को एक्सटेंड करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज करता है, इसका जो मेन पर्पस है वो है जब आपके कंप्यूटर में कम फिजिकल मेमोरी है और आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को साथ में चला रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे इसका मैं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरे लैपटॉप का टास्क मैनेजर है। अभी मैं इसमें मेमोरी देखूँ तो 8 GB की इंस्टॉल्ड है, बट यहाँ कमिटेड आ रही है 17.6 GB। ये कैसे आ रही है, मैंने जो अपने लैपटॉप को जो है अपने इंटरनल मेमोरी, जो कि मतलब हार्ड SSD है इसमें, उस SSD में से मैंने इसे ऑलमोस्ट 10 से 12 GB का वर्चुअल मेमोरी अलॉट कर रखी है। तो 8 GB तो वो है ही, प्लस 17.6, जितना भी 8 GB में 76 माइनस कर लो, तो उतना जो जीबी है वो मैंने इसे वर्चुअली एलोकेट कर रखा है, जिसकी वजह से जो है वो काम आसानी से हो जाता है, ठीक है। अभी इसकी भी काफी सारी चीजें होती हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। तो कम फिजिकल मेमोरी जहां होती है तो वर्चुअल मेमोरी को हम ऐसे यूज कर लेते हैं। इसका एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस अलॉट करता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉट करता है। तो फिजिकल रैम और हार्ड डिस्क की कॉम्बिनेशन होती है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। जो रैम है तुम्हारी, रैम प्लस तुम्हारी रोम, ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारी एक वर्चुअल मेमोरी मिलके बनती है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वर्चुअल मेमोरी इज इक्वल टू रैम प्लस रोम, ठीक है। अभी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन और डेटा इनिशियली रैम में होते हैं, जो जैसे ही हम प्रोग्राम खोलते हैं वो रैम में स्टोर होते हैं। लेकिन जैसे रैम की स्पेस कम हो जाती है, जैसा मैंने बताया था
कि एक सिटी का डेटा तो आ गया लेकिन दूसरी सिटी का नहीं आया, तो प्रोग्राम जो है ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करने लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स को टेम्पररी तौर पर हार्ड डिस्क में शिफ्ट कर देता है। अभी देखो ये जो वर्चुअल मेमोरी एलोकेशन होता है ये वैसे होता है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं होता। जैसे जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी एसएसडी की तभी वो उसमें से जो है मेमोरी यूज होगी, नहीं तो नहीं होगी, अगर नहीं पड़ेगी तो। ठीक है, अभी क्या है, जैसे उस सिटी का डेटा जिसमें मैं घूम रहा हूँ वो तो है रैम में, लेकिन सपोज मैंने अपने को दूसरी सिटी में टेलीपोर्ट कर लिया, उस सिटी का डेटा तो रैम में है नहीं, उस केस में क्या होगा, रैम में आ जाएगा कि आपकी जो इस सिटी का डेटा है वो इस रैम में नहीं है, नॉट फाउंड, है ना, कुछ इस टाइप का आपका वो आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, मान लो ये आपकी रैम है, ठीक है, ये आपकी रैम है एंड ये आपकी रोम है, ठीक है, इसमें दूसरी सिटी का डेटा पड़ा है। जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन देंगे दूसरी सिटी में जाने का, ये इंस्ट्रक्शन इसमें जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें नहीं है तो यहाँ पे एक नॉट फाउंड करके एक वो होगा। जैसे ही नॉट फाउंड होगा तो इसमें होती है पेजिंग। पेजिंग में क्या होता है, जो हार्ड डिस्क में से डेटा रैम में लाया जाता है उसे हम कहते हैं पेजिंग। ठीक है, अभी इसके बारे में एक अलग से सेपरेट टॉपिक है, पूरी बात करेंगे। जब प्रोग्राम वर्चुअल मेमोरी यूज करता है तो उसके लिए अवेलेबल मेमोरी समझता है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी को अवेलेबल मेमोरी समझता है। इसका मतलब होता है कि प्रोग्राम को लगता है कि सारी रिक्वायर्ड मेमोरी रैम में ही अवेलेबल है, प्रोग्राम को ये नहीं पता कि वो हार्ड डिस्क में है या एसएसडी में। प्रोग्राम को लगता है कि ये रैम में ही है एंड इसका जो कुछ हिस्सा एक्चुअल हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है। ठीक है, जब प्रोग्राम किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है जो करेंटली रैम में नहीं है तो पेज फॉल्ट अकर होता है। जैसे ही यहाँ पे एक सिटी का डेटा हमने एक्सेस किया जो कि इसमें नहीं है, तो यहाँ पेज फॉल्ट अगर होगा एंड उसका जो हार्ड डिस्क से डेटा है वो यहाँ पे उठा के लाया जाए। ठीक है, पेज फॉल्ट को हैंडल करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है और हार्ड डिस्क से रैम में लाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टी टास्किंग में काफी काम आती है वर्चुअल मेमोरी। अभी बात करते हैं डिमांड पेजिंग के बारे में। तो नाम से समझ आ रहा है, देखो डिमांड, डिमांड कहाँ यूज होता है, जहां पे यूजर जो है वो अपनी एक नीड बताता है कि मेरे को ये चाहिए, तो उस बेसिस पे। पेजिंग क्या होता है, पेजिंग हमने अभी समझा कि जब हार्ड डिस्क में से, एक हार्ड डिस्क में से हम रैम में जो है वो जब पेज फॉल्ट हो जाए, जब रैम में वो डेटा नहीं है जो कि प्रोग्राम को चाहिए, तो पेज फॉल्ट अगर होता है एंड उस केस में हार्ड डिस्क से प्रोग्राम यहाँ लाया जाता है, उसको हम कहते हैं पेजिंग। तो वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है ये डिमांड पेजिंग, जो वर्चुअल मेमोरी का हिस्सा है। इसका मेन आइडिया ये है कि प्रोग्राम के पार्ट्स को तभी रैम में लाया जाए जब उनका एक्चुअल एक्सेस, या फिर यहाँ पे तुम लिख सकते हो जब उसकी एक्सेस नीड हो, यानी कि जब प्रोग्राम उन पार्ट को डिमांड करे। अभी देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बहुत ही सिंपल सा, एक तुमने मूवी चला रखी है कोई 3 घंटे की, ठीक है, 3 घंटे की मूवी चला रखी है। अभी उसमें क्या होगा, रैम में जो है उस मूवी का 1 घंटे का जो डेटा है वो मान लो रैम में पड़ा हुआ है, लेकिन सडनली तुमने जो किया, तुमने उसको यहाँ पे 3 घंटे पे सीक कर दिया, मतलब 3 घंटे में तुमने पॉइंटर ला के रख दिया। अब इस केस में क्या होगा, रैम में जो है वो डेटा कहाँ तक का पड़ा था, यहाँ तक का, लेकिन रैम में तुमने यहाँ पे सीक कर दिया, रैम में ये डेटा तो है नहीं, तो रैम क्या करेगा, रैम एक पेज फॉल्ट जनरेट करेगा, हार्ड डिस्क में से तुम्हारा डेटा जो है वो रैम में आएगा, देन वो यहाँ शो होगा। अब क्योंकि आजकल की एसएसडी इतनी तेज हो गई है, आजकल की रैम इतनी तेज हो गई है कि ये वाला जो पीछे प्रोसेस होता है पेज फॉल्ट का, ये कुछ मिली सेकेंड का होता है, तो इस वजह से यूजर को ये दिख नहीं पाता अगर हम प्रैक्टिकली देखें, बट हाँ ये पीछे अकर होता है। तो आई होप में ये सब सब चीजें समझ में आ रही है। ये हार्ड डिस्क है, ये तुम्हारी रैम है, ठीक है, एंड ये तुम्हारी एक मूवी है, ठीक है। यहाँ से तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी तुम समझ गए होगे, अगर समझ गए होगे तो नीचे कमेंट कर देना। अभी डिमांड पेजिंग का मतलब भी हम समझ गए, जैसी प्रोग्राम की नीड होगी उसको जो है उस रैम में लाया जाए, तो उसके सारे पार्ट, जैसे जब एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है, जब एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसका डेटा रिसोर्सेज इनिशियली रैम में लोड नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ प्रोग्राम के कुछ एसेंशियल पार्ट्स जिन्हें प्रोग्राम के शुरुआत में चाहिए होते हैं वो रीड होते हैं, वो रैम में लोड होते हैं, ठीक है। जब जो रैम में नहीं है तो पेज फॉल्ट अगर होता है, जैसा कि हमने बात करी कि अगर यहाँ पे जैसे हमने यहाँ सीख किया, इसने रैम से मांगा लेकिन रैम में वो डेटा है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा पेज फॉल्ट आकर होगा, ठीक है। और डिमांड पेजिंग का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, तो ये क्या करता है, रैम हार्ड डिस्क से डेटा ले लेती है जिसे हम कहते हैं पेजिंग, ठीक है। समझ में आ रहा होगा अभी तक की सारी चीज। अभी आगे डिमांड पेजिंग, ये सब चीजें तुम पढ़ लेना, ये मैंने उसमें डाले हुए हैं नोट्स में। तो ये काफी सिंपल सी चीज है, स्पेसिफिक मेमोरी को हार्ड डिस्क में रैम में लेता है, ठीक है। और डिमांड पेजिंग का जो यूज होता है वो वर्चुअल मेमोरी को एफिशिएंट तरीके से मैनेज करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें पूरा वर्चुअल एड्रेस स्पेस रैम में लोड नहीं होता, इसलिए ज्यादा कुछ, ठीक है। इस टेक्निक का एक डिसएडवांटेज ये है कि जब प्रोग्राम किसी को पहली बार एक्सेस करता है तो थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि पेज को हार्ड डिस्क से लाना पड़ता है, जैसा कि हमने बात करी थी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में। जैसे कि यहाँ पर पेज फॉल्ट अगर होगा तो जो हार्ड डिस्क होती है वो कंपैरेटिवली स्लो होती है,
है ना रैम से। रैम की स्पीड फास्ट होती है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। सबसे स्लो होती है हार्ड डिस्क, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, फिर हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी रैम, उसकी स्पीड फास्ट होती है। उससे भी फास्ट स्पीड होती है हमारी कैश की, है ना। कैश की स्पीड जो है वो सीपीयू को मैच करने के लिए बनाई जाती है। और तुमने देखा भी होगा कि जो सीपीयू महंगे आते हैं उनमें कैश होती है ज्यादा से ज्यादा 20 MB, 12 MB, कुछ इस तरीके से। रैम जो है हमारी महंगी आती है, हार्ड डिस्क 8 GB की रैम आती है, कितने की, 1600 रुपए की। और 1 TB की हार्ड डिस्क तुम्हारी आ जाती है, तुम्हारी शायद 2000 रुपए में आ जाती होगी या 4000 में आ जाती होगी। तो तुम यहीं पे फर्क देख सकते हो कितना ज्यादा फर्क है। वो इसी वजह से, क्योंकि हार्ड डिस्क की स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, रैम की स्पीड हार्ड डिस्क से तेज होती है, एंड जो हमारी कैश की स्पीड होती है जो सीपीयू के पास होता है उसकी स्पीड सबसे तेज होती है। एंड वो तुम जब 20,000 का सीपीयू लोगे तब शायद तुम्हें 8 या फिर 12 MB कुछ की कैश देखने को मिलेगी। तो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से बहुत ज्यादा महंगी भी होती है। अभी हम लोग बात करते हैं कि डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें वर्चुअल मेमोरी को ऑप्टिमाइज करके प्रोग्राम को एफिशिएंट तरीके से रन ट्राई किया जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में। ये देखो, ये एक तुमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा होगा, यही सेम टॉपिक यहाँ पे आ गया है। तो ये बेसिकली पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, पेज जैसे ही पेज फॉल्ट अगर हुआ तो उस टाइम पे क्या एल्गोरिथम पीछे चलेगी, इसको हम समझते हैं। देखो, 4 तरीके की होती है। फीफो होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इनको हम अलग एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज, यहाँ केवल पढ़ लेते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंड ऑप्टिमल। अभी इन सबको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, जो कि मैंने गीक फॉर गीक्स नाम की वेबसाइट पे बोल रखा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ से जाके जब भी तुम्हें रेफरेंस चाहिए हो तो ले लेना। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे करके एक पेज रेफरेंस की स्ट्रिंग दे रखी होगी कुछ इस तरीके की। न्यूमेरिकल जो आएगा 3 पेज फ्रेम्स। पेज फ्रेम्स का मतलब क्या होता है, बॉक्सेस। जैसे यहाँ पे थ्री पेज फ्रेम्स बोला, तो यहाँ पे 3 हमने ब्लॉक्स बना लिए, ठीक है। अब हमें इसमें नंबर ऑफ पेज फॉल्ट निकालना है। अभी देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो इन सबको अलग अलग लिख लो। लाइक जैसे कि एक ऐसे पेज बना लिए, जो पेज रेफरेंस के तीन तीन ब्लॉक्स हमने बना लिए, एंड ये ब्लॉक्स उतने होंगे जितने तुम्हारी स्ट्रिंग दी हुई। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स बनेंगे वो भी 7 ही बनेंगे। अभी देखो, इसको हम 1 बाय 1 डालेंगे रैम में। जैसे हमने यहाँ पे 1 डाला, तो यहाँ पे 1 हमने डाला, क्या 1 यहाँ पहले से था, नहीं, इनिशियल स्टेट में, तो ये होगा मिस, मतलब रैम में हमें नहीं मिला। फिर हमने डाला यहाँ पे 3, क्या रैम में 3 था, नहीं था, तो यहाँ पे फिर आएगा मिस 3, ठीक है। क्या रैम में 0 है, नहीं है, तो यहाँ पे फिर आएगा मिस 0। अभी देखो, यहाँ पे अगला जो पेज है वो हमारे पास आया 3, है ना। यहाँ पे हमारे पास 3 आया, तो क्या 3 रैम में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे जो है 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो है हमारा हिट कर गया, एंड कैश जो है हिट कर गया, तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा। अभी देखो, अगला पेज आया 5। 5 में दिक्कत क्या होगी, क्या रैम में ये है, नहीं है, पेज फॉल्ट अकर होगा। और यहाँ पे हम पढ़ कौन सा रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे पहले आया था हम सबसे पहले उसी को बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा 1 आया था, तो हमने 1 को हटा के 5 लिख दिया। अभी क्या हमारा 6 जो है, 6 रैम में अवेलेबल है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 के यहाँ पे सबसे पहले कौन आया, 1 आया था, 1 को हमने 5 से रिप्लेस कर दिया, तो 5 तो अभी आया। 0, क्या 0 होगा, नहीं, क्योंकि 0 जो है 3 के बाद आया, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 आया, 3 को हटा के यहाँ पे 6 लिख देंगे। 3 से बोल देंगे जल्दी वहां से हटो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगली चीज क्या है, 3, क्या 3 इसमें है, नहीं है, अभी हटाई थी हमने, तो अभी 6 अभी आया, 5 अभी आया, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट इन कौन था, 0, तो 0 को हटा के 3 कर दें। अभी जितने भी तुम्हारे मिस होते हैं उनको हम कहते हैं पेज फॉल्ट। जितने भी मिस आए हैं उनको काउंट करके बस यहाँ लिख दो, टोटल पेज फॉल्ट इज इक्वल्स टू 6, तुम्हारा न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। बहुत ही आसान सा है। अभी हम लोग समझते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होती है। ऑप्टिमल में जो है तुम्हारा एक तरीके से वो रिप्लेस होता है जो कि काफी टाइम से यूज नहीं हुआ है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं ऑप्टिमल क्या है, ऑप्टिमल के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे। तो ऑप्टिमल में तुम देख सकते हो, में वो पेज रिप्लेस होता है जो सबसे ज्यादा टाइम तक यूज नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमने 7 डाला, देखो 7 से लेके 2 तक जब तक तुम्हारे बॉक्सेस नहीं भरे हमेशा मिस ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मतलब हमेशा मिस होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 आ गया तो फिर ये मिस नहीं होगा, लेकिन अगर अलग अलग नंबर आ रहे हैं और सारे बॉक्सेस नहीं भरे तो मिस होगा। अभी देखो, हम 7 0 1 2 हमने सर यहाँ पे डाल दिया, मिस हो गए ये सारे। अभी यहाँ पे 0 वापस आया, क्या 0 है, हाँ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिट हो गया। क्या यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे कहीं भी नहीं है इसके अंदर, तो अभी हम लोग रिप्लेस करेंगे 3 को, लेकिन रिप्लेस किससे करेंगे, जो कि बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है। जैसे कि अगर तुम देखोगे यहाँ पे, अगर हम 0 को देखें तो 0 जस्ट अभी पिछले वाले में यूज हुआ है। 2 जो है इससे 0 से पहले यूज हुआ है। 1 जो है 2 से पहले यूज हुआ है। तो सबसे पहले यूज कौन सा हुआ था, 7। 7 को यहाँ पे हटा के 3 कर दो। अभी नेक्स्ट आया 0, 0 पहले से ही है, कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ पे आया 4, ठीक है, 4 यहाँ पे नहीं है। अभी हम लोग 4 को किससे रिप्लेस करेंगे, देखो
3 जो है यहाँ पे 3 पहले यूज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 जो है वो 0 अभी यूज हुआ है लास्ट वाले में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे 1, तो 1 कब यूज हुआ है, हमारा 1 हुआ है जो तीसरे नंबर का स्ट्रिंग आया था उसमें। एंड 2 जो है हमारा फोर्थ में यूज हुआ था, तो 1 बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है, तो हम 1 को 4 से रिप्लेस कर देंगे। तो कुछ ऐसे करके ये जो है ऑप्टिमल में चलता है, जो सबसे पहले यूज हुआ है ना, जो मतलब बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ, तुम समझ ही गए होगे, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। एंड ये जो है तुम्हारा टोटल पेज फॉल्ट यहाँ पे 6 आ गया है। पेज फॉल्ट जो है नंबर ऑफ मिस होते हैं, ये तुम्हें पता ही होगा। अभी हम लोग बात करते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज में। ये भी तुम्हारा काफी काफी ऑप्टिमल से मिलता जुलता है। इसमें भी हम उसको रिप्लेस करते हैं जो कि कई टाइम से यूज ना हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं वीडियो की लेंथ देख लेता हूँ कितनी बड़ी बन चुकी है वीडियो। ओके, ऑलरेडी 15 मिनट की बनी है, तो ये वीडियो लंबी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो पेज रेफरेंस है एलआरयू में भी सेम होता है ऑप्टिमल की तरह, बट इसमें क्वेश्चन के बेसिस पे डिफर करता रहेगा। तो वही सेम एग्जांपल है ये, तो इसे तुम देख के समझ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोस्ट रिसेंटली यूज की। नाम से समझ आ रहा है जो हमने लास्ट टाइम भी यूज किया उसे ही हटा के रिप्लेस कर दो, सबसे आसान है। एंड ये जो है 10 नंबर का आता है, तो प्लीज करके चले जाना, कुछ नहीं है इनमें। वही स्ट्रिंग है 7 0 1 2 हमने इंसर्ट करा लिया। नेक्स्ट हमारा 0 ऑलरेडी रैम में। नेक्स्ट हमारा 3 आया, 3 इसके अंदर नहीं है। लास्ट में हमने क्या यूज किया है 0, तो यहाँ पे लिख दो 0, 0 को रिप्लेस करके हमने किया 3, यहाँ लिखिए मिस। 0 आया, फिर हम लोग 0 को रिप्लेस कैसे करेंगे, जो मोस्ट रिसेंटली यूज है। रिसेंटली यूज कौन सा है, 3, 3 को हटा दो 0 कर दो। देन हमारा है 4, 4 नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे 0 लास्ट में आया है, पिछली बार 0 को मतलब वही है जो इससे पिछली बार में रिप्लेस हुआ हो उसको काट के नया रिप्लेस कर दो, बस सिंपल। ये था तुम्हारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। आई होप तुम्हें समझ में आई होंगी ये। अभी हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ, कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। कैश के बारे में हमने बात करी थी। सीपीयू के सबसे पास जो मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी, और हाई स्पीड मेमोरी होती है, क्योंकि इसकी जो मेमोरी होती है, कैश मेमोरी जो होती है, उसकी स्पीड अराउंड सीपीयू के पास होती है। सीपीयू की मेमोरी मैच नहीं कर सकती कोई भी मेमोरी। सीपीयू के जो सबसे पास स्पीड की मेमोरी होती है वो होती है कैश, है ना। और ये काफी महंगी भी होती है इसी वजह से। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंस्ट्रक्शन और डेटा को टेम्परेली स्टोर करते हैं, ठीक है। अभी देखो कैश 3 टाइप की होती है, L1 L2 L3। तुम जब भी सीपीयू लेने जाओगे तो उसमें L1 L2 L3 ऐसे करके तुम्हें कैश दिखा देगा, और वो कितने एमबी की है ये भी दिखा देगा, है ना। तो L1 कैश जो होती है वो सबसे छोटी होती है एंड सीपीयू के पास होती है ना। L3 जो होती है वो सबसे बड़ी होती है एंड सीपीयू से थोड़ा सा दूर होती है ना। अभी हम लोग कैश के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कैश में क्या होता है, कैश लाइंस होती है। ये क्या होती है, छोटी छोटी यूनिट जिसमें हम कैश को डिवाइड किया जाता है, इनको कैश लाइन कहते हैं। सपोज कि हमारी पूरी कैश की मेमोरी है, अभी हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये बेसिकली तुम्हारी कैश लाइन। अब ब्लॉक साइज क्या है, नाम से समझ आ रहा है, जो इस ब्लॉक का प्रॉपर साइज होगा उसे हम कहेंगे ब्लॉक साइज, ठीक है। तो ये ब्लॉक साइज होता है ना। ब्लॉक साइज एक ब्लॉक के रूप में जो जाना जाता है, जब एक मेमोरी लोकेशन से डेटा कैश में आता है तो उस मेमोरी लोकेशन के साथ साथ उसके आसपास के मेमोरी लोकेशन का भी डेटा कैश में आता है। ये चीज समझने वाली है ना। इससे क्या होता है, कैश हिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैश हिट क्या मतलब, डेटा पहले से ही अवेलेबल है। कैश मैपिंग क्या होती है, कैश मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का तरीका कैश मैपिंग होता है। मतलब कैश मेमोरी में हम डेटा कैसे स्टोर कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कैश मैपिंग। मैपिंग टेक्निक्स बहुत सारी होती है, जैसे फुली एसोसिएटिव होती है, डायरेक्टली मैप्ड होती है, सेट एसोसिएटिव होती है, ये न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनको तुम गेट्स मेथड से समझ सकते हो। इन टेक्निक्स में कैश लाइंस को मेमोरी एड्रेस से मैच करा के डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा डेटा कैश में स्टोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है कि कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी। जब न्यू डेटा कैश में आता है, कैश फुल होता है, कोई एग्जिस्टिंग कैश लाइन को रिप्लेस करना होता है। वही सेम चीज पेजिंग हो जाती है यहाँ पे भी। जब नया डेटा आता है कैश फुल है तो हम कुछ रिप्लेस कर देते हैं, एंड वही सेम जो हमने अभी समझा फीफो एलआरयू लीफो, ये सब इसमें यूज हो जाता है। राइट पॉलिसी क्या है, कैश में लिखे गए डेटा को मेन मेमोरी में अपडेट करने के तरीके को राइट पॉलिसी कहते हैं। मतलब कैश में जो डेटा है उसको अगर हम मेन मेमोरी मतलब रैम में अगर हम उसको राइट करते हैं तो उसे राइट पॉलिसी बोलते हैं, है ना। ये राइट पॉलिसी आ रहा है, जीएसटी वाली नहीं है, WRITE वाली है। तो इसको हम थ्रू पॉलिसी में डेटा को कैश और मेन मेमोरी दोनों में साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। कैश और मेन मेमोरी मतलब रैम में एक साथ अपडेट किया जाता है, जबकि राइट बैक पॉलिसी में डेटा पहले कैश में लिखा जाता है और मेन मेमोरी में अपडेट तब होता है जब कैश लाइन रिप्लेस होता है, ठीक है। अभी कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल सीपीयू की स्पीड को बढ़ाना होता है, सिंपल सी बात है, बाकी ये तुम पढ़ लेना, मैंने मेन मेन चीजें तुम्हें बताई दी है। अभी आता है शायद आज के लास्ट टॉपिक पे, जो है ट्रैशिंग एंड वीडियो। कितनी लंबी हो गई एक बार देख लेते हैं। ओके, ऑलरेडी अराउंड 22-23 मिनट की वीडियो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
ट्रैशिंग क्या होती है? ट्रैशिंग एक सिचुएशन होती है जब कंप्यूटर सिस्टम एक्सेसिव स्वैपिंग और पेजिंग की वजह से लंबे समय तक सीपीयू यूटिलाइजेशन और ओवरऑल परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन होता है। अभी देखो क्या है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम एक पेपर लिख तुम्हारा जो एग्जाम होता है एग्जीक्यूटिव का, तो उस एग्जाम के बीच में क्या होता है, कई बार तुम्हारा एडमिट कार्ड चेक करने आते हैं ना, कई बार तुम्हारी डिटेल्स चेक करने आते हैं, कॉपी चेक करने आते हैं, तुमसे कुछ काफी सारे पेपर साइन कराए जाते हैं जिसमें तुम्हारी अटेंडेंस वगैरह होता है ना। अभी मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पेपर में कम से कम वो चीज होगी 50 बार, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ रहेगा? तुम्हारा ध्यान वो फॉर्म भरने में रहेगा, ना कि तुम्हारा पेपर लिखने में। पेपर लिखना तुम्हारा मेन काम है, ठीक है, लेकिन तुम दूसरे कामों की वजह से, फालतू कामों की वजह से वो काम कर ही नहीं पा रहे हो, तो उसे हम कहेंगे ट्रैशिंग। ट्रैशिंग में क्या होता है, जो सीपीयू होता है वो पेज फॉल्ट और इन सब में इतना बिजी हो जाता है कि जो उसका मेन काम होता है वो हो ही नहीं पाता, है ना। तो इसको हम कहते हैं ट्रैशिंग, जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है ना। तो ट्रैशिंग का मतलब होता है कि सिस्टम इतना बिजी है पेज फॉल्ट्स को हैंडल करने में कि एक्चुअल यूजफुल वर्क कम हो जाता है, सीपीयू डिस्क और मेमोरी रिसोर्सेज का ज्यादा टाइम पेज स्वैपिंग में कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो फिजिकल मेमोरी रैम कम हो और मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन हो रहे हो तब ट्रैशिंग का सीन ज्यादा हो जाता है, ट्रैशिंग ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। यानी कि डेटा को रैम से हार्ड डिस्क पर शिफ्ट करने हैं और वाइसा वर्सा, मतलब वाइसा वर्सा का मतलब हार्ड डिस्क से डेटा रैम को जा रहा है या रैम को हार्ड डिस्क से जा रहा है। तो इस केस में जो है पेज फॉल्ट बहुत सारे आकर होंगे जिसकी वजह से हमारी जो ट्रैशिंग है वो होगी। ट्रैशिंग से बचने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पेज फॉल्ट हैंडलिंग। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पेज फॉल्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे सीपीयू का टाइम ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क में जाए, ठीक है। एक तो ये होता है। मेमोरी एलोकेशन होता है, मतलब मेमोरी एलोकेशन मेमोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम को अगर 2 जीबी की स्पेस चाहिए तो उसको 4 जीबी की स्पेस दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी नीड है उतना ही उसको मेमोरी एलोकेशन देना चाहिए, बैलेंस मेंटेन करना चाहिए मेमोरी रिक्वायरमेंट और अवेलेबल फिजिकल मेमोरी, ठीक है। अभी प्रायोरिटी मैनेजमेंट, जिस प्रोग्राम को ज्यादा प्रायोरिटी है उसको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। रिसोर्स लिमिटेशन, मतलब रिसोर्सेज ज्यादा ओवर एलोकेट नहीं करनी चाहिए, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से ही एलोकेशन होना चाहिए। तो ये सब ट्रैशिंग से बचने के लिए कुछ इफेक्टिव मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग और रिसोर्स एलोकेशन की जरूरत होती है। ये जो ऊपर हमने चार पढ़े, ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम ट्रैशिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनमें पहले से ही ऐसी टेक्निक होती है जो कि इसको ऑप्टिमाइज करने में मदद करती है। तो आज की इस यूनिट 4 को मेरे को लगता है मैंने तुम्हें काफी आसानी से समझा दिया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड ये जो नोट्स है मैंने खुद से बनाए हैं यार, तो तुम लोग थोड़ा सा लाइक करोगे वीडियो को, काफी अच्छा लगेगा मुझे। बाकी कोई भी डाउट रह गया हो तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है बट तुम्हारी यूनिट 4 अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।